बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज टॉपिक का तसलसल है जो स्टेजेस ऑफ ट्रायल। ये हम लेक्चर जो है टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करवा रहे हैं आपके लिए और फैमिली लॉ के हवाले से हैं दोस्तों। आज हम इसका प्रोविज़न पढ़ेंगे। प्रोविज़न 20 मतलब सेक्शन 20 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट। सेक्शन 20 का जो इम्पॉर्टेंट मतन है वो ये है कि फैमिली कोर्ट टू एक्सरसाइज दी पावर ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात हैं सीआरपीसी के तहत, तो वो एक्सरसाइज जो है वो फैमिली कोर्ट कर सकती है। जितने भी मोड हैं वो उस तरीके से जो है वो अपना सकती है। मतलब एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ही आपका फैमिली केस सुन सकते हैं सेक्शन 20 के तहत। लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो सब्सटेंशियल लॉ है, वो यही फैमिली कोर्ट एक्ट है और अदर लॉज भी हैं वो इस पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 21 दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जाता है कि अदर लॉज जो दूसरे लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है। जैसा कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली मुस्लिम लॉज आर्डिनेंस 1961 जो है वो इसके कौन से प्रोविज़न जो है इफ़ेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसका सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि सेक्शन 7 तलाक के मामले में है, सेक्शन 8 भी तलाक के मामले में, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक्चुअली तलाक जो है वो डेलीगेशन पावर तो हस्बैंड, ये जो पावर दिया गया है हस्बैंड को, वो प्रोनाउंस कर सकता है बाय रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, बिफोर विटनेसेस। उसके बगैर किस तरीके से उसका मोड तो एक हम अलग लेक्चर मैं जो है रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन इसका जो आपको प्राइमा फेशी ये बता रहा हूँ कि आपके सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 10 तक, डॉवर तक, इसमें मेंटेनेंस आ जाता है, तलाक आ जाता है, वो इफ़ेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस हवाले से जो है सेक्शन 21 है। कैसे इफ़ेक्ट करेंगे? वो जो लॉज हैं आपके वेस्ट, हम जो अभी पढ़ रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964, लेकिन अदर लॉज हैं मुस्लिम वेस्ट मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस पे जो है वो आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके जितने भी लॉज हैं उसका प्रोसीजर है वो चेयरमैन के सामने, जो चेयरमैन हैं आपके, वो प्रोसीड जो है वो करते हैं। किस तरह करते हैं वो हम एक अलग लेक्चर पर आपको जो है रिकॉर्ड इंशाल्लाह करेंगे। तो इसका जो सेक्शन कहता है कि आपके ये जो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, डॉवर है, आपका जो ये चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल इस पे एप्लीकेबल हैं। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट ने खुला ग्रांट कर दी है तो सेक्शन इसके तहत जो है आप चेयरमैन को नोटिस भेजेंगे विद इन 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर जो है वो डिक्री भेजेंगे उनको, थ्रू पोस्ट एक्नॉलेजमेंट करेंगे। क्योंकि जितने भी आपके फैमिली लॉज के हवाले से मैरिज सर्टिफिकेट या दूसरे चीज़ें बनती हैं वो आपके चेयरमैन के पास बनते हैं, यूसी सेक्रेटरी या यूसी चेयरमैन के पास। जितने भी इस मामले में जो मैटर हैं वो परटेन करता है चेयरमैन। डियर फ्रेंड, आगे जो है इसका जो तलाक का जितने भी इशूज़ होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑलरेडी जो है वो एक फ़ीमेल, एक वाइफ जो है लेती है अपना कोर्ट ऑफ लॉ से, जो आपके इस एक्ट में जो चल रहा है। अब इसमें कोई भी लॉ जो है कंट्री होगा तो वो मतलब कोई अगेंस्ट लॉ होगा, वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अब इसका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोर्ट ने खुला ग्रांट कर दी है विद इन 90 डेज़, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर 90 डेज़ से पहले मैं इसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ। नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे व्हिच अ कॉपी देयरऑफ हैज़ बीन सेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द चेयरमैन। आपने अगर चेयरमैन को तलाक सेक्शन 7 के तहत नोटिस नहीं भेजा, तो अगर आप फौत हो गए तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये किन मामलात में आ जाता है? कभी कभी जो है वो हस्बैंड दूसरी शादी करते हैं, पहली बीवी को तलाक दे देते हैं, तो उस सूरत में अगर वो चेयरमैन को नहीं भेजते हैं तो उनका इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चेयरमैन को भेजना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और इसके जो है वो 90 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे रिक्वायर्ड होते हैं? जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होते हैं औरत के, हर महीने जो आते हैं, उन 3 पीरियड के बाद जो है वो मतलब कि तलाक जो है वो मौसर हो जाता है। लेकिन तलाक के भी अक़साम हैं, वो आगे चल के हम उसको बताएँगे आपको। लेकिन 90 डेज़ में अगर आपने भेज दिया, 90 डेज़ के बाद आपका इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर 90 डेज़ से पहले जो है वो शौहर फ़ौत हो गया, तो उस सूरत में आपका जो मतलब बीवी है, वो आपसे क्लेम कर सकती है बीइंग ए लीगल हेयर्स। वो आपका वारिस है, आप उसको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इस सबसेक्शन बी, उसमें जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा जो ऊपर वाले की राइट। अगर रिकंसाइलेशन किया, आपस में सुलह हो गई, आपस में चले गए, वापस चले गए, लेकिन स्पेसिफाइड जो है वो बताया गया है कितना पीरियड है, 90 डेज़ है। 90 डेज़ के बाद जो है वो तो इफ़ेक्ट हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि वो मौसर हो जाएगा, तलाक हो जाएगी। लेकिन 90 डेज़ के अंदर स्पेसिफाइड टाइम के रिकंसाइलेशन करते हैं तो वो शादी जो है वो तलाक नहीं हो सकता है, मौसर नहीं होगा। तो ये था एक सेक्शन 20 के हवाले से थोड़ा-सा। अच्छा, अब है सेक्शन 21 ए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे वकीला जो है वो इस पे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। इवन इसको जो है वो अप्लाई भी नहीं करते हैं उनको। लेकिन मैं क्या कहूँ, अभी मैं खुद ही वकील हूँ, तो इस हवाले से इंटरिम ऑर्डर पेंडिंग अ सूट, आपका इंटरिम ऑर्डर जो है वो अगर आपका सूट पेंडिंग है तो इसमें जो है बहुत सारे केस लाज हैं। इसमें ये केस ला है कि ऑर्डर आपका 38, ऑर्डर 38 रूल 5 सिक्योरिटीज़ के हवाले से, अगर कोई प्रॉपर्टी मुतनाज़ा है, कोई ऐसी चीज़ है, आपको लगता है भाग जाएगा डिफेंडेंट, तो उस सूरत में सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है उसे, कि अगर डिक्री की सर्टिफिकेशन के लिए आपका जो है वो केस हल हो गया है, भाग जाएगा या ऐसे कोई इशू है, तो कोई और प्रॉपर्टी या उसी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। इस पे जो है केसला रिपोर्ट हुए हैं वो, एक है 2017 पीएलडी लाहौर 689, दूसरा है 2020 वाईएलआर 2693। और ये अगर ऑर्डर आपका डिसमिस होता है या आपका अलो होता है तो इसमें आप अपील फाइल करेंगे। इस हवाले से एक जजमेंट है 2018 पीएलडी लाहौर 735, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें जो आपका सिक्योरिटी में आपसे जो है प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी लेंगे, क्योंकि डिक्री को सर्टिफिकेशन के लिए, फिर वो कोर्ट के अख्तियारात हैं, देखेंगे उस सूरत से। लेकिन इसका जो सिमिलरिटीज़ है वो एज ए सीपीसी वैसे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें दिया गया है ऑर्डर 38 में रूल 5 में, उसी तरह जो है वो कोर्ट इसको जो है अप्लाई करेगी। अच्छा, ये तो आ गया आपका 21 से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे वकीला इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करते हैं। 20 ए जो है आपका आ गया। अब 22 जो है बार ऑन इशू ऑफ इंजंक्शन बाय फैमिली कोर्ट, दीवानी मुकदमे में आपका स्टे मिल जाता है, इंजंक्शन मिल जाता है, मनानामा मिल जाता है कि आप किसी चीज़ को रोकें, किसी प्रोसीडिंग को रोकें, किसी प्रॉपर्टी पे जो है आपका स्टे हो जाता है कि इसको बेचें नहीं जब तक जो है वो प्रॉपर्टी कोर्ट में केस चल रहा है। तो लेकिन इसमें जो है बार किया गया है, मना कर दिया गया है कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने, कोई फैमिली कोर्ट कोई स्टे नहीं ग्रांट करेगा आपका। अब स्टे का मतलब ये है कि आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास कोई केस चल रहा है, चेयरमैन के पास चल रहा है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज के हवाले से, तो आपका फैमिली कोर्ट जो है वो बिल्कुल स्टे नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चल सकता है। इसी में जो है बिल्कुल मना कर दिया है। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था और 2 दिन में एब्सेंट था किसी डोमेस्टिक इशू की वजह से। इंशाल्लाह आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक लेक्चर